हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आईएएस हिंदी नोट्स यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों यूपीएससी 2023 का नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसे ध्यान में रखते हुए आज से हम मंथली मैगजीन करंट अफेयर की श्रृंखला प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें महीने भर है कुछ महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे, जो आपके आगामी परीक्षा यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, आज से स्टार्ट करते हैं। आज हम जुलाई महीने के उन महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर चर्चा करते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है दोस्तों उपकर या शेष। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं कि आखिर शेष या उपकर है क्या। तो शेष जो है दोस्तों टैक्स के ऊपर लगाया जाने वाला टैक्स है, और ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के करों पर लगाया जाता है। इसे विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए लगाया जाता है, और उद्देश्य पूर्ति हो जाने के बाद इसे बंद कर दिया जाता है। और जो शेष से मिलने वाली राशियां हैं उसे भारत सरकार जो है वो अन्य राज्यों के साथ साझा नहीं करती है। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं कि वर्तमान में जो केंद्र सरकार है दोस्तों वो 6 प्रकार के उपकर लगाते हैं, जिसमें पहला है प्राथमिक शिक्षा पर उपकर, दूसरा है माध्यमिक शिक्षा पर उपकर, तीसरा है रोड उपकर, चौथा है दोस्तों कच्चे पेट्रोल तेल पर उपकर, पांचवा है आयातित वस्तु पर, और छठवां है दोस्तों तंबाकू और उसके उत्पादों पर। यदि यह किसी विशेष वर्ष में एकत्रित किया गया उपकर खर्च नहीं होता है तो उसे अन्य उद्देश्यों के लिए आवंटित नहीं किया जाता है। शेष से मिलने वाली राशि पहले भारत के संचित कोष में रखा जाता है, उसके बाद फिर उसे संबंधित कोष बनाया जाता है। तो दोस्तों ये जो हमारा टॉपिक था शेष अर्थात उपकर, ये इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है, आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। तो चलिए हम अगले टॉपिक्स पे चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है दोस्तों मंत्रिमंडलीय समितियाँ। तो दोस्तों 8 प्रकार के मंत्रिमंडलीय समितियाँ होती हैं, जिसमें पहला है जो नियुक्ति समिति, दूसरा है आवास संबंधित समिति, तीसरा है आर्थिक मामलों की समिति, चौथा है दोस्तों संसदीय मामलों की समिति, पांचवा है दोस्तों केंद्रीय मंत्रिमंडल की सुरक्षा संबंधित समिति, छठवा है राजनीतिक मामलों की समिति, सातवां है निवेश और विकास पर मंत्रिमंडलीय समिति, और आठवां है दोस्तों रोजगार और कौशल विकास पर समिति। तो दोस्तों इन समितियों में जो आवास संबंधित मंत्रिमंडल समिति होती हैं उसके जो अध्यक्ष होते हैं दोस्तों होते हैं गृह मंत्री, और जो संसदीय मामलों के मंत्रिमंडल के जो समिति के अध्यक्ष होंगे वो होंगे रक्षा मंत्री, तथा जो शेष 6 जो मंत्रिमंडलीय समिति बच गए हैं उन सभी के जो अध्यक्ष होंगे दोस्तों वो होंगे प्रधानमंत्री। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट तथ्य है दोस्तों, आप इसे जरूर याद रखिएगा। और इसका जो संविधान में जो उसका उल्लेख नहीं किया गया है, हालांकि रूल्स ऑफ बिजनेस में उन स्थापना का प्रावधान करती है। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की स्थायी समितियों का गठन करती हैं और उसके कार्यों का निर्धारण करती हैं, और वह समितियों की संख्या को बढ़ाया घटा भी सकती है। तो दोस्तों 8 प्रकार के मंत्रिमंडल समितियां होती हैं, जिनमें से आवास संबंधित जो मंत्रिमंडल समितियां होती है उनके अध्यक्ष गृह मंत्री होते हैं, और जो संसदीय मामलों की जो समिति होती है दोस्तों उसके अध्यक्ष जो होंगे रक्षा मंत्री होंगे, और शेष 6 मंत्रिमंडल समितियों के अध्यक्ष होंगे प्रधानमंत्री। और जो प्रधानमंत्री है दोस्तों वो इन जो स्थायी समितियों का गठन करती हैं उसके कार्यों का निर्धारण करेंगे, तथा उसकी जो संख्या हो उसे बढ़ाया घटा सकता है। तो दोस्तों ये मंत्रिमंडल समिति से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट है, आप इसे जरूर याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है दोस्तों वो है स्टील स्लैग्स। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि आखिर स्टील स्लैग है क्या। तो स्टील स्लैग यानी जो स्टील प्लांट से निकलने वाली कचरे से है, अर्थात दोस्तों जो स्टील प्लांट होते हैं उससे जो निकलने वाले कचरों को ही स्टील फ्लैग कहा जाता है। हाल ही में दोस्तों सूरत गुजरात में भारत का पहला ऐसा शहर बना है जहां स्टील की सड़कें बनाई गई है। तो दोस्तों यदि हम बात करें स्टील स्लैग की अन्य उपयोग की, तो उसका अन्य उपयोग है दोस्तों लैंडफिल सामग्री में, कृषि मिट्टी में सुधार में, मिट्टी की उर्वरकता में, और सीमेंट उद्योग में
कच्चे माल के रूप में। तो यह दोस्तों स्टील स्लैग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट, आप इसे जरूर याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक्स पे चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है दोस्तों पीवीटीजी समूह, अर्थात दोस्तों विशेष रूप से कमज़ोर जनजाति समूह। तो दोस्तों जो हमारा गृह मंत्रालय होता है वो जनजाति समूह के विशेष रूप से कमज़ोर जाति समूह के रूप में वर्गीकृत करता है। यदि हम बात करें दोस्तों 1973 की डेबर आयोग द्वारा इन जनजाति समूह को सर्वाधिक कम विकसित समुदाय के रूप में पृथक व श्रेणीबद्ध किया गया। पीजीवीटी समूह दोस्तों देश के 18 राज्यों तथा एक केंद्र शासित प्रदेश अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में निवास करते हैं। यदि दोस्तों हम राज्यों की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो पीवीटीजी समूह हैं वह है उड़ीसा राज्य में और उनकी संख्या है 13। तो दोस्तों जो पीवीटीजी समूह हैं अर्थात जो विशेष रूप से कमज़ोर जनजाति समूह है वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है और इन्हें देवर आयोग ने इसे 1973 में इसके लिए पृथक श्रेणीबद्ध किया था। और जो पीवीटीजी समूह है दोस्तों वो 18 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है। और सबसे ज़्यादा जो है पीवीटीजी समूह दोस्तों उड़ीसा राज्य में पाया जाता है जिसकी संख्या 13 है। तो दोस्तों ये है पीवीटीजी समूह से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट, आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों अगले टॉपिक्स पर चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है दोस्तों वो है योग्नाकार्टा का सिद्धांत। तो दोस्तों जो योग्नाकार्टा है वह इंडोनेशिया के जावा के अंदर स्थित है और ये जो सिद्धांत है दोस्तों यह यौन अभिविन्यास और लिंग पहचान के क्षेत्र में मानवाधिकार के बारे में एक दस्तावेज है। तो दोस्तों जो योग्नाकार्टा है वह इंडोनेशिया के जावा शहर में स्थित है और ये जो योग्नाकार्टा का जो सिद्धांत है वो यौन अभिविन्यास और लिंग पहचान के क्षेत्रों में मानवाधिकार के बारे में एक दस्तावेज है। तो इसे आप जरूर भी याद रखिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है दोस्तों वो है विंडफॉल टैक्स। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं क्या होता है विंडफॉल टैक्स। यह कुछ उद्योग या कंपनियों के खिलाफ सरकार द्वारा लगाया जाने वाला वह कर है जब आर्थिक परिस्थिति उन उद्योग या कंपनियों की औसत से अधिक लाभ का अनुभव करने लगती है। अर्थात दोस्तों कोई भी उद्योग या कंपनी है तो यदि वो औसत से अधिक लाभ अर्जित करने लगती है तो जो हमारी भारत सरकार है उस पर विंडफॉल टैक्स लगाती है। यदि हाल ही की बात करें तो दोस्तों तो भारत सरकार केंद्र सरकार ने घरेलू जो तेल उत्पादकों और रिफाइनरों पर विंडफॉल टैक्स लगाया है। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा दोस्तों कि विंडफॉल टैक्स क्या है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है दोस्तों वो है संगम साहित्य में वर्णित कुछ शब्दावली है दोस्तों, जैसे कि कुरंजी, मुरई, मोरुथम, निथर और प्लाई। ये जो संबंधित शब्दावली है दोस्तों वो संगम साहित्य में है और संगम साहित्य में ये मिट्टी के प्रकार हैं। तो आइए दोस्तों एक एक करके देख लेते हैं। जो कुरंजी तिनई है वो पहाड़ व ढलानों की मिट्टी है। यदि हम मुलई तिनई की बात करें तो जंगल व घास के मैदान में पाई जाने वाली मिट्टी है। अब मोरुथम या इसे मोरुधाम भी कहते हैं, यह मैदान, कृषि भूमि और घाटियों की मिट्टी है। जो निथल है तिनई है दोस्तों ये समुद्र तटीय मिट्टी है और जो पलाई तिनई है दोस्तों वो सूखी बंजर या रेगिस्तानी मिट्टी है। जैसा कि दोस्तों यूपीएससी हर सारे उन महत्वपूर्ण सवाल पूछती है जो महत्वपूर्ण शब्दावली होते हैं तो उससे संबंधित ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसे आप याद रखिएगा दोस्तों। जो महत्वपूर्ण शब्द है कुरंजी, मुलई, मरुमत, निचल और पलाई ये संगम साहित्य में वर्णित मिट्टी के प्रकार हैं। तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट टॉपिक्स पे चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है दोस्तों सचेतक या पार्थिवीव। तो आइए दोस्तों जानते हैं क्या कि सचेतक या पार्थिवीव क्या है। तो यह एक अवधारणा है जिसे ब्रिटिश शासन से लिया गया है। यह किसी राजनीतिक पार्टी द्वारा जारी एक लिखित आदेश है। तो जो सचेतक या पार्थिवीव है दोस्तों जो सचेतक या पार्थिवीव है वह एक क्या है, राजनीतिक पार्टी द्वारा जारी एक लिखित आदेश है जो पार्टियों के सदस्यों के लिए मानना अनिवार्य होता है। संविधान में दोस्तों इस शब्द का कोई उल्लेख नहीं है, किंतु एक राजनीतिक दल को अपने विधायकों को सचेतक
जारी करने का संवैधानिक अधिकार है। यदि कोई संसद या विधेयक अपनी पार्टी के सचेता का उल्लंघन करता है तो उसे दल बल विरोधी कानून के तहत सदन से निकाल दिया जाता है। तो दोस्तों ये थे सचेतक या पार्टी व्यू से संबंधित तथ्य। आई होप आप इसे समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक्स पे चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है दोस्तों G20। तो जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों 2022 में भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है, तो इसलिए G20 बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों आइए जानते हैं G20 के बारे में। इसका कोई स्थायी सचिवालय या मुख्यालय नहीं है। इसमें दोस्तों 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल है। और जब भी G20 की बैठक होती है दोस्तों तो उसमें जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के प्रतिनिधि भी शामिल होते हैं। यदि हम बात करें दोस्तों पहला G20 सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो हुआ था अमेरिका में 2008 में। तो दोस्तों ये G20 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है दोस्तों किसान क्रेडिट कार्ड योजना। तो चलिए दोस्तों जानते हैं किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में। इसे प्रारंभ किया गया था 1998 में। यह योजना किसानों के लोन के रूप में अल्पकालिक औपचारिक क्रेडिट देने के लिए नाबार्ड की ओर से बनाई गई थी। तो दोस्तों यदि कहा जाए किसी किसान क्रेडिट कार्ड योजना किसके द्वारा बनाई गई है, तो नाबार्ड के द्वारा। और किसके लिए, तो किसान को लोन देने के लिए अल्पकालिक रूप में। इस योजना के तहत क्रेडिट न केवल फसलों की खेती हेतु ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रदान किया जाता है, अपितु इससे किसान परिवारों के उपभोग में व्यय की भी पूर्ति की जाती है। तो दोस्तों यदि आपको किसान क्रेडिट कार्ड से लोन लेना है तो आपके पास किसान क्रेडिट कार्ड होना अनिवार्य है, अर्थात दोस्तों आपको उसे किसान क्रेडिट कार्ड में पंजीयन करना अनिवार्य है। और इसमें जो ब्याज दर होती है दोस्तों है 2 से 4% के बीच में होती है। तो ये दोस्तों किसान क्रेडिट कार्ड योजना के संबंधित तथ्य हैं, आप इसे जरूर पढ़िएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है दोस्तों इरीडा, जिसे इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी कहा जाता है। तो जो ये दोस्तों नवीन और नवीन ऊर्जा मंत्रालय के अधीन भारत सरकार की एक मिनी रत्न श्रेणी की कंपनी है। वर्ष 1987 में स्थापित इरीडा एक गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान के रूप में सार्वजनिक लिमिटेड सरकारी कंपनी है, और जिसका आदर्श वाक्य दोस्तों है शाश्वत ऊर्जा। तो दोस्तों ये इरीडा के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, आप इसे जरूर याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है दोस्तों केंद्रीय सूचना आयोग। हाल ही के दिनों में बहुत ही चर्चा में रहा है, तो आइए दोस्तों इनके बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना है दोस्तों सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत केंद्र सरकार के द्वारा की गई है, और ये क्या है, एक वैधानिक निकाय है। यदि हम इसके सदस्य की बात करें दोस्तों तो इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त प्लस 10 से अधिक सूचना आयुक्त नहीं हो सकते, मतलब अधिकतम 10 सदस्य हो सकते हैं। यदि हम इसकी नियुक्ति की बात करें दोस्तों तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है इसकी नियुक्ति, और एक समिति की सिफारिश पर। उस समिति में दोस्तों जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं प्रधानमंत्री, और उसमें शामिल है दोस्तों लोकसभा के विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। यदि हम दोस्तों इसके कार्यकाल की बात करें तो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अवधि या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो, ये दोस्तों अक्सर 5 वर्ष के लिए होते हैं। और जो इसके सदस्य होते हैं दोस्तों या अध्यक्ष, ये पुनः नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं। 1976 में दोस्तों जो राजनारायण बनाम उत्तर प्रदेश मामला थे, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि सूचना के अधिकार को अनुच्छेद 19 के तहत एक मौलिक अधिकार के रूप में माना जाए। तो दोस्तों इस CIC से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, आप इसे जरूर याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है दोस्तों मांझी चित्र कला या सांझी चित्र कला। तो ये दोस्तों जानते हैं कि ये चर्चा में क्यों रहा है। तो दोस्तों जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उसे सांझी चित्रकला की कृति भेंट की है, इसलिए चर्चा का विषय बन जाता है। दोस्तों इस कला की बात करें तो इसका विकास जो है दोस्तों 15 से 16वीं शताब्दी के दौरान
उत्तर प्रदेश के वृंदावन में हुई है और इसमें दोस्तों कृष्ण के जीवन की घटनाओं पर आधारित स्टाइलिश बनाया शामिल है। और इसमें दोस्तों जो संध्या के समय मंदिरों में रंगोली बनाने की प्रथा है। तो दोस्तों ये है सांधी चित्रकला के बारे में। आइए दोस्तों अब बात कर लेते हैं जो गौड़ कला पेंटिंग है वो मध्य प्रदेश से संबंधित है और जो हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को इसे भेंट किया गया है। उसी प्रकार दोस्तों यदि रोगन पेंटिंग की बात करें जो कपड़ों पर पेंटिंग करके बनाई जाती हैं वो कच्छ और गुजरात राज्य से संबंधित है और जो जापान के प्रधानमंत्री को इसे भेंट किया गया है। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण चित्रकला है और उससे संबंधित कुछ तथ्य हैं, आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला जो टॉपिक है दोस्तों वो है वेल्लोर विद्रोह। तो दोस्तों ये विद्रोह जो है 1806 में कर्नाटका में हुआ था। यह ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ भारतीय सिपाहियों द्वारा बड़े पैमाने पर और हिंसक विद्रोह का पहला उदाहरण था। यदि दोस्तों इसके कारणों को में से एक कारण थे दोस्तों जो हिंदू और मुस्लिम सिपाहियों की धार्मिक संवेदनाओं को अंग्रेजों द्वारा अवहेलना की गई है। और दोस्तों जो इस समय जो शासक थे दोस्तों वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक। यदि विद्रोह के तात्कालिक कारण की बात करें दोस्तों तो जो सिपाहियों के ड्रेस कोड में बदलाव था, अर्थात दोस्तों इसमें जो हिंदुओं को अपने माथे पर तिलक लगाना और धार्मिक वस्त्र पहनने से मना कर दिया गया और उसी प्रकार जो मुसलमानों को भी अपनी दाढ़ी और मूछे को ट्रिम करना अनिवार्य कर दिया था। इसी कारण यह विद्रोह हुआ था। तो दोस्तों आप इसे जरूर याद रखिएगा, वेल्लोर विद्रोह के बारे में बहुत ही इम्पोर्टेंट तथ्य है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। अब जान लेते हैं दोस्तों बिश्नोई विद्रोह। तो दोस्तों ये हुआ था राजस्थान में। तो राजस्थान के क्षेत्रीय में पेड़ों और वन्य जीवों जैसे मृग, हिरण और जंगली पक्षियों की रक्षा के लिए एक आंदोलन था और इसके जो संस्थापक थे दोस्तों वो थे जम्भोजी जो 1451 से 1536 तक के रहा था। इसमें दोस्तों जो संस्थापक संभोजी जी थे वो उन्होंने अपने अनुयायियों को 29 नियम बताए, इसलिए इसे 20 और 9 होते हैं 29, इसलिए इस विद्रोह को बिश्नोई विद्रोह के नाम से जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है दोस्तों वो है वर्ल्ड समिट ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी फोरम। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ ITU द्वारा इसे आयोजित किया जाता है और यह सूचना और तकनीकी से जुड़ा विश्व का सबसे बड़ा वार्षिक सम्मेलन है। इसका जो प्रारंभ हुआ है दोस्तों वो हुआ है 2005 में ट्यूनिस एजेंडा के तहत। यदि हम ITU का मुख्यालय की बात करें दोस्तों तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और जो ITU अर्थात अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ है वो क्या है, संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों, आप इसे जरूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है दोस्तों अजोई हाई। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं कि अजोई हाई क्या है। तो यह एक उष्णकटिबंधीय मौसमी घटना है। शीत ऋतु के दौरान उपोष्णकटिबंधीय उच्च दबाव वाली प्रणाली पूर्वी उष्णकटिबंधीय उत्तरी अंटार्कटिक और पश्चिमी यूरोप में विस्तृत हो जाती है। इसका जो निर्माण है दोस्तों वो होता है उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सूक्ष्म वायु की नीचे उतरने से होता है और यह मुख्य रूप से स्पेन और पुर्तगाल के कब्जे वाले जो अरेबियन प्रायद्वीप में अंगूर की खेती और जैतून बागानों जैसे उत्पाद कृषि के जोखिम का कारण बन सकती है। तो दोस्तों ये थे अजोई हाई के संबंधित में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट, आप इसे जरूर याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है दोस्तों है असंसदीय शब्द। तो जान लेते हैं दोस्तों क्या है असंसदीय शब्द। जैसे कि दोस्तों तानाशाह है, जुमलाजीवी, जनपद, अनशन, करप्ट, नौटंकी, ढिंढोरा पीटना, निकम्मा आदि जो ये शब्द है दोस्तों वो है असंसदीय शब्द है। तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि अनुच्छेद 105 के 2 के तहत प्राप्त विशेष अधिकार होने के बाद भी सांसद को संसद में कुछ भी बोल देने का अधिकार नहीं है। तो जैसा कि दोस्तों संसद में कार्यवाही के दौरान यदि संसद के द्वारा कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोलता है तो आप उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। इस आधार पर
इस अधिकार होते हुए भी दोस्तों सांसद को संसद में कुछ भी बोलने के अधिकार नहीं है। असंसदीय शब्द के इस्तेमाल करने से जो अध्यक्ष होता है उन्हें सदन की कार्यवाही से हटाने का आदेश दे सकता है। तो दोस्तों ये कुछ असंसदीय शब्द से संबंधित फैक्ट हैं, आप इसे जरूर पढ़िएगा। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है दोस्तों राजनीतिक दल में विभाजन। तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को स्वतंत्रता के बाद 1969 में पहले विभाजन का सामना करना पड़ा। जो पुरानी कांग्रेस के पास जूते हुए बैल की जोड़ी की पार्टी का चिन्ह बरकरार रखा गया तथा कांग्रेस से अलग हुई गुट को बछड़े के साथ गाय का चिन्ह दे दिया गया था। और ये दोस्तों यदि किसी भी राजनीतिक दल में विभाजन के मामले भारत का चुनाव आयोग पार्टी के चुनाव चिन्ह को आवंटन करने का निर्धारण करता है। तो दोस्तों यदि कोई भी पार्टी हो, यदि उसमें विभाजन हो रहा है तो जो चुनाव आयोग है वो चुनाव चिन्ह आवंटित करने का निर्वहन कार्य करता है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। अब हमारा अगला जो टॉपिक है दोस्तों वो है शंघाई सहयोग संगठन अर्थात SCO। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं कि SCO क्या है। तो दोस्तों चीन, रूस तथा 3 मध्य एशियाई देश कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्कमेनिस्तान इन संगठन जो क्या है संस्थापक सदस्य हैं। और जो इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों 1906 में, और जब इसकी स्थापना की गई दोस्तों तब इसका नाम था शंघाई 5। दोस्तों जब 2001 में उज्बेकिस्तान इसमें शामिल होने के बाद इसका नाम रखा गया SCO अर्थात शंघाई सहयोग संगठन। तो दोस्तों प्रारंभ में इसका नाम शंघाई 5 था। इसमें रूस, चीन और 3 मध्य एशियाई देश शामिल थे। जब 2001 में उज्बेकिस्तान इसमें शामिल हुआ तब इसका नाम SCO पड़ा। 2017 में दोस्तों भारत और पाकिस्तान क्या हुए, इनके सदस्य हुए। तो वर्तमान में बात करें दोस्तों तो इसके 8 पूर्णकालिक सदस्य हैं। और साथ ही साथ दोस्तों जल्द ही ईरान और बेलारूस भी इसमें शामिल होने वाला है। भारत 2023 में SCO की अध्यक्षता करेगा। यदि हम बात करें 2022 में दोस्तों तो उज्बेकिस्तान के समरकंद में इसकी बैठक हुई थी। वाराणसी को दोस्तों SCO की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में चुना गया है। SCO को दोस्तों नाटो के प्रतिकार के रूप में देखा जाता है। बीजिंग में SCO का सचिवालय है। और ताशकंद के जो क्षेत्रीय आतंकवादी विरोधी संरचना जो इसे रेड्स कहते हैं इसकी कार्यकारी समिति है। तो दोस्तों ये शंघाई सहयोग संगठन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है, आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं अब अगले टॉपिक्स पे। हमारा जो अगला टॉपिक है दोस्तों वो है दोस्तों इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला। ये भी चर्चा में रहे हैं दोस्तों। तो चलिए जान लेते हैं कि इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला है क्या। इस कला में भारतीय व ईरानी शैलियों के मिश्रण के प्रमाण मिलते हैं। सहतीरी चित्रकला और मेहरानी गुंबद कला का सुंदर समन्वय इस स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषता है। तो दोस्तों इस स्थापत्य कला की जो प्रमुख विशेषता है वो है सहतीरी शिल्पकला और मेहरानी गुंबज कला का सुंदर समन्वय। इसे भारत लाने का जो श्रेय है दोस्तों उसे कुषाण शासकों तथा इसे लोकप्रिय बनाने का जो श्रेय है दोस्तों उसे तुर्की शासकों को दिया जाता है। भवन निर्माण में जो चूना पत्थर, गारा, जिप्सम का जो प्रयोग किया जाता है, इमारतों की साज सज्जा अरबस्क शैली में उभारने के सामने आई है। अलंकार में दोस्तों फूल, पत्तियों एवं ज्यामितीय प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है, जिसके तहत कमल, स्वास्तिक, कुरान, आयतों और घंटियों और घाटियों का प्रयोग किया जाता है, जिसे प्राचीन काली शैली कहा जाता है। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है जो इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला से संबंधित है, आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है दोस्तों वो है संसद के सत्र। तो जैसा कि दोस्तों इस समय बजट सत्र चल रहा है, तो चलिए जान लेते हैं कि संसद के सत्र क्या होते हैं।
भारत के राष्ट्रपति के पास संसद के सदन को बुलाने के या लोकसभा को भंग करने की शक्ति है। संसद को बुलाना अनुच्छेद 85 में निर्दिष्ट किया गया है। संसद के सत्र को बुलाने की शक्ति सरकार के पास होती है। निर्णय जो होता है दोस्तों संसदीय मामलों के कैबिनेट समिति द्वारा लिया जाता है, जिसे राष्ट्रपति द्वारा औपचारिक रूप दिया जाता है, जिसके नाम पर सांसदों को एक सत्र की बैठक के लिए बुलाया जाता है। तो दोस्तों जो हमारे संसदीय मामलों की जो कैबिनेट समिति है वो सत्र को बुलाने का निर्णय लेती है, जिसे औपचारिक रूप से राष्ट्रपति के नाम पर संसद के जो सत्र को बुलाया जाता है। भारत का कोई भी निश्चित संसदीय कैलेंडर नहीं है। परंपरा द्वारा संसद एवं वर्ष में 3 सत्रों में मिलती है, जिसे संविधान द्वारा प्रदान नहीं किया गया है। तो दोस्तों संविधान में संसद के सत्र से संबंधित कोई प्रावधान नहीं किया गया है। ये सामान्य नियम के तहत संसद के सत्र को बुलाया जाता है। दोस्तों संसद के 2 सत्रों के बीच का जो अंतराल है दोस्तों वो 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। अर्थात दोस्तों जो संसद के 1 वर्ष में कम से कम 2 बार मिलनी चाहिए। संविधान के लोकसभा और राज्यसभा दोनों के लिए कोरम में 1/10 अर्थात दोस्तों कुल सदस्य का 10वां भाग तय किया गया है। इस प्रकार दोस्तों यदि लोकसभा में कम से कम 55 सदस्य और राज्यसभा में कम से कम 25 सदस्य होने चाहिए, ताकि जो कोरम या गढ़पूर्ति है वो की जा सके। तो आइए दोस्तों सत्र के बारे में जान लेते हैं। 3 प्रकार के सत्र होते हैं दोस्तों। एक होता है बजट सत्र जो फरवरी से मई में चलती है, जो सबसे लंबा सत्र है। दूसरा है दोस्तों मानसून सत्र जो जुलाई से सितंबर में होती है और इसमें जनहित मामलों पर चर्चा की जाती है। जो तीसरा है दोस्तों वह है शीतकालीन सत्र जो नवंबर से दिसंबर के बीच चलती है। और दोस्तों ये सबसे छोटा सत्र है। यह उन मामलों को उठाता है जिन पर पहले से विचार नहीं किया गया है और संसद के दूसरे सत्र के दौरान जो विधायी कार्य की अनुपस्थिति की भरपाई भी करता है। तो दोस्तों ये संसद के सत्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, आप इसे जरूर याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। अब हमारा जो अगला टॉपिक है दोस्तों वो है दोस्तों भारत में सिविल सेवकों और जो राजनीतिक अधिकारों की विदेश यात्रा से संबंधित है। तो दोस्तों यदि राज्यों के मुख्यमंत्री या मंत्री होते हैं, यदि उन्हें विदेश यात्रा करना है, चाहे वो आधिकारिक हो या निजी हो, तो उसके लिए दोस्तों उन्हें कैबिनेट मंत्रालय और विदेश मंत्रालय को सूचित करना अनिवार्य होता है। उसी प्रकार दोस्तों यदि हम केंद्रीय मंत्रियों की बात करें, तो यदि वो विदेश मंत्रालय से राजनीतिक मिलने के बाद उसे प्रधानमंत्री की से अतिरिक्त मंजूरी की आवश्यकता होती है, चाहे वो यात्रा आधिकारिक हो या व्यक्तिगत हो। तो दोस्तों जो मुख्यमंत्री राज्यों के जो मुख्यमंत्री या मंत्री होते हैं, यदि उन्हें अपनी विदेश यात्रा जाना हो, चाहे निजी हो या आधिकारिक हो, तो उन्हें कैबिनेट मंत्रालय और विदेश मंत्रालय से सूचित करना अनिवार्य होता है। यदि केंद्रीय मंत्रियों के और जो केंद्रीय मंत्रियां हैं, यदि उन्हें विदेश दौरे पर जाना है, चाहे वो आधिकारिक हो या निजी हो, उसे विदेश मंत्रालय के अतिरिक्त प्रधानमंत्री से भी मंजूरी लेना आवश्यक होता है। तो इसी के लिए दोस्तों 2016 में भारत सरकार ने ऑनलाइन ई राजनीति मंजूरी प्राप्त किए जा सके इसके लिए एक पोर्टल बनाया है, जिसे ePollClearness.government.in से जाकर आप ऑनलाइन परमिशन ले सकते हैं। तो यह दोस्तों विदेश मंत्रियों एवं कैबिनेट मंत्रियों के विदेश यात्रा दौरे के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। अब आइए दोस्तों 3 महत्वपूर्ण शब्द हैं, यील्ड इन्वर्जन, सॉफ्ट लैंडिंग और रिवर्स मूटा। आइए दोस्तों इन्हें एक एक करके देखते हैं कि आखिर है क्या। तो सबसे पहले जान लेते हैं दोस्तों यील्ड इन्वर्जन। बॉन्ड अनिवार्य रूप से एक ऐसा साधन है जिसे सरकार लोगों से धन जुटाती है। जो बॉन्ड होते हैं दोस्तों उससे सरकार क्या होती है, धन जुटाती है। आमतौर सरकारी बॉन्ड लोगों को अच्छा फ़ायदा देती है, लेकिन लंबे समय तक निवेश किसी बॉन्ड में करें तो रिटर्न कुछ वर्षों में फ़ायदा कम हो जाता है। कारण हो सकता है दोस्तों महंगाई, तो इसे ही हम यील्ड इन्वर्जन कहते हैं। तो दोस्तों यदि कोई भी व्यक्ति जो सरकारी बॉन्ड पर निवेश किए हैं, तो क्या होता है जब वो लंबे समय तक निवेश करता है
तो जो उसकी जो मिलने वाला लाभ है वो कुछ कम हो जाता है। जैसे कि महंगाई बढ़ जाती है तो इससे लाभ कम प्राप्त हो जाता है। इसी को क्या कहा गया है? यील्ड इरोजन। तो चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक है सॉफ्ट लैंडिंग। तो जब कोई केंद्रीय बैंक मंदी लाए बिना अर्थव्यवस्था को धीमा करने में सफल होता है तो उसे सॉफ्ट लैंडिंग कहा जाता है। तो दोस्तों जब कोई केंद्रीय बैंक बिना अर्थव्यवस्था को धीमा किए यदि वो अर्थव्यवस्था को धीमा के सफल हो जाता है अर्थव्यवस्था को, तो उसे सॉफ्ट लैंडिंग कहा जाता है। लेकिन यदि जब केंद्रीय बैंक की कार्यवाही के कारण यदि मंदी आ जाती है तो इसे हार्ड लैंडिंग कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं रिवर्स मुद्रा युद्ध। ऐसी स्थिति जिसमें देश अपनी मुद्रा को मजबूत बनाने के लिए काम करता है, विकास को बढ़ावा देने के बजाय इस तरह के किसी भी कदम का लक्ष्य मुद्रास्फीति को कम करने में मदद करता है, क्योंकि यह मजबूत मुद्रा का मतलब है कि आयात अपेक्षाकृत सस्ता होगा। तो है दोस्तों रिवर्स मुद्रा युद्ध। आई होप दोस्तों आप तीनों शब्दों को समझ गए होंगे, चाहे यील्ड इन्वर्जन हो, सॉफ्ट लैंडिंग हो या रिवर्स मुद्रा युद्ध। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अगला हमारा टॉपिक है दोस्तों रुपए में गिरावट के परिणाम। जैसा कि दोस्तों हाल ही में देखा गया है कि जो हमारा रुपया है वो दिन ब दिन गिरता जा रहा है। अभी $1 के मुकाबले लगभग 80 रुपये हो चुका है। तो इसके क्या परिणाम हो सकते हैं? तो दोस्तों इससे क्या होगा, जो आयात होगा क्या हो जाएगा, वो महंगा हो जाएगा और जो निर्यात है दोस्तों वो सस्ता हो जाएगा। आयात महंगा इसलिए होगा दोस्तों क्योंकि पहले $1 की अपेक्षा 70 रुपये मिल रहा था, अब बढ़ के 80 हो गया है तो उसे महंगा पड़ रहा है। इस वजह से क्या हो जाएगा, आयात महंगा हो जाएगा, क्योंकि इससे निर्यात सस्ता हो जाएगा। अब जो विदेशी कंपनियां हैं वो हमारे देश से यदि कुछ चीज़ निर्यात करेंगे तो उन्हें $1 की अपेक्षा 80 रुपये मिलेंगे। तो इससे क्या होगा, भारत को निर्यात सस्ता हो जाएगा। इसमें दोस्तों मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी। और हाल ही में देखा गया है दोस्तों कि जो रुपए में गिरावट के कारण भी जो यूरो में भी गिरावट आई है और इससे विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि होगी। तो दोस्तों यह रुपए में गिरावट के कुछ महत्वपूर्ण परिणाम हैं, आप इसे ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों अगला टॉपिक पे चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है दोस्तों एक्सपोसेट। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं क्या है एक्सपोसेट। यह एक नियोजित अंतरिक्ष वेधशाला है जो कि ब्रह्मांडीय किरणें एक्सरे के ध्रुवीकरण का अध्ययन करेगी। इसे इसरो द्वारा निर्मित किया गया है। भारत की पहली वेधशाला की बात करें दोस्तों वो है एस्ट्रोसेट। तो दोस्तों जो एक्सपोसेट है वो एक वेधशाला है जिसे भारत द्वारा निर्मित किया गया है। और जो भारत की हम पहली वेधशाला की बात करें तो है एस्ट्रोसेट। तो ये दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों काइलबेरिया जनजाति। तो दोस्तों जो काइलबेरिया जनजाति है वो राजस्थान की एक परंपरा सपेरा जनजाति है। और जो काइलबेरिया के जो नृत्य एवं गीत को यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया है। तो दोस्तों इसे जरूर याद रखिएगा, जो काइलबेरिया जनजाति है वो राजस्थान की एक सपेरी जनजाति है। हमारा अगला टॉपिक है दोस्तों न्यूनतम समर्थन मूल्य। ये अक्सर न्यूज में रहता है दोस्तों, तो आइए जान लेते हैं क्या है न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी। इसे कृषि लागत और मूल्य आयोग, जिसे CACP भी कहा जाता है, के द्वारा सिफारिश करता है। इसमें दोस्तों 22 फसलें हैं और एक गन्ना, इस पर उचित और लाभकारी मूल्य पर न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान किया जाता है। इसमें जो लागत है दोस्तों वो 3 प्रकार की उत्पाद लागत है, जिसे CACP द्वारा राज्यों और अखिल भारतीय दोनों स्तर पर तैयार किया जाता है। तो इसमें सबसे पहला है दोस्तों A2 जिसमें बीज, उर्वरकों, कीटनाशकों, श्रम, पट्टे पर ली गई भूमि, ईंधन और सिंचाई इसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों। जो A2+FL है जिसमें A2 के साथ साथ अवैतनिक पारिवारिक यदि हम श्रम को भी मिला दें तो क्या हो जाएगा A2FL। और जो तीसरा है दोस्तों C2 को, तो A2 और FL को जोड़ देने से साथ ही किसानों को स्वामित्व वाली भूमि और अचल संपत्ति के किराए तथा ब्याज को भी शामिल कर दिया जाए तो C2 हो जाता है। तो दोस्तों जो CACP है वो A2FL
जो लागत होती है दोस्तों, उसी की गणना के आधार पर एमएसपी की मांग करती है। तो ये बात जरूर याद रखिएगा दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला जो टॉपिक है दोस्तों वो है एन्यूरिज्म। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं आखिर क्या है एन्यूरिज्म। तो दोस्तों यह इस रोग जो एन्यूरिज्म है एक रोग है दोस्तों। इस रोग से मस्तिष्क व हृदय की रक्त वाहिका सर्वाधिक प्रभावित होती है। इस रोग से कोई लक्षण प्रकट नहीं होता है। इसे कैट स्कैनर या अल्ट्रासाउंड के द्वारा पता लगाया जा सकता है। तो दोस्तों जो एन्यूरिज्म है वो मस्तिष्क और हृदय की रक्त वाहिका को प्रभावित करती है और इसका कोई भी लक्षण प्रकट नहीं होता है। फिर भी यदि हम कैट स्कैन या अल्ट्रासाउंड के द्वारा इसे पता लगाया जा सकता है। महिलाओं की अपेक्षा दोस्तों पुरुषों को इस रोग में अत्यधिक प्रभावित होता है। जो मधुमेह या उच्च रक्तचाप से पीड़ित जो लोग होते हैं दोस्तों, इसे होने की संभावना सबसे ज़्यादा अधिक होती है। तो दोस्तों आई होप आप समझ गए होंगे एन्यूरिज्म क्या है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है दोस्तों है कथक शास्त्रीय नृत्य। तो ये दोस्तों जान लेते हैं कि कथक शास्त्रीय नृत्य क्या है। तो यह एकमात्र रूप है जो हिंदुस्तानी या उत्तरी भारतीय संगीत से संबंधित है। यह भारत का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य भी है जिसकी मुस्लिम संस्कृति से संबंध है, अर्थात हिंदू और मुस्लिम प्रतिभाओं का मिश्रण है। तो जो कथक शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों वो हिंदू और मुस्लिम प्रतिभाओं का मिश्रण है। इसे दोस्तों 19वीं शताब्दी में वाजिद अली शाह ने संरक्षण तथा इसका उस समय इसका स्वर्ण युग कहा जाता था। इस नृत्य का जो केंद्र बिंदु है दोस्तों वो है राधा कृष्ण की कथाएं, जिसे नटवरी नृत्य कहा जाता है। इसके जो लेखक है दोस्तों, इसके जो प्रसिद्ध कलाकार हैं वो है बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी, जामवंती जोशी, शोभना नारायण आदि इनके प्रमुख कलाकार हैं। तो दोस्तों ये थे कथक शास्त्रीय नृत्य से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट, आप इसे जरूर याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है दोस्तों वो है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 के बारे में। इसे जारी किसने किया है दोस्तों? तो जो विश्व आर्थिक मंच द्वारा येल यूनिवर्सिटी, कोलंबो यूनिवर्सिटी, अर्थ साइंस ऑफ नेटवर्क के सहयोग से तैयार किया जाता है। इसमें कुल दोस्तों 180 देश को रैंकिंग प्रदान की जाती है और यह एक द्विवार्षिकी प्रकाशन है। इसे वर्ष 2002 में पर्यावरण संधारित सूचकांक के रूप में आरंभ किया गया था। तो दोस्तों जब इसे आरंभ किया गया था 2002 में, तब इसे पर्यावरण संधारित सूचकांक कहा जाता था। भारत जो है दोस्तों इसकी रैंकिंग 180वीं है, अर्थात दोस्तों भारत सबसे अंतिम स्थान पर है। और जो इसका स्कोर प्रदान किया गया दोस्तों है 18.9 और इसमें प्रथम जो आया है दोस्तों वो आया है डेनमार्क। तो दोस्तों ये पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी है, आप इसे जरूर याद रखिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है दोस्तों वो है केंद्रीय प्रशासकीय क्षेत्राधिकार, अर्थात दोस्तों केट के बारे में। तो जो केट का जो क्षेत्राधिकार है दोस्तों वो अनुच्छेद 323A और 323B में बताया गया है। केट के जो सदस्य और न्यायिक और प्रशासकीय दोनों श्रेणी से आते हैं तथा जो इसकी नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। केट के आदेश को अपील जो है कोर्ट में की जा सकती है और इसके गठन के समय प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। तो दोस्तों जब केट का गठन किया गया था तो उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो थे राजीव गांधी। और इसकी जो केट के जो सदस्य हैं दोस्तों वो न्यायिक और प्रशासकीय दोनों क्षेत्र से आते हैं और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो दोस्तों ये केट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, आप इसे जरूर याद रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला जो टॉपिक है दोस्तों वो है मोढेरा का सूर्य मंदिर। ये हाल ही में चर्चा में रहा है दोस्तों, तो आइए जान लेते हैं मोढेरा सूर्य मंदिर के बारे में। इसे 11वीं शताब्दी में चालुक्य वंश के भीम प्रथम के शासनकाल के दौरान निर्मित किया गया था और कहाँ पर स्थित है दोस्तों? वह गुजरात में। इसे मारू गुर्जर शैली की वास्तुकला से निर्मित किया गया था और इस शैली में जैन मंदिर भी बनाए गए, जैसे सूर्य कुंड, तालाब दिखाई देते हैं और इस मंदिर में अवस्थित कर्क रेखा से गुजरती है।
दोस्तों ये जो मंदिर है वो क्या है, पूर्वाभिमुख है, इसलिए हर 21 मार्च और 23 सितंबर जब दिन और रात बराबर होते हैं तो जो सूर्य का प्रकाश है सीधे केंद्रीय देवालय पर चमकता है। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है मोढेरा सूर्य मंदिर के बारे में, आप इसे जरूर याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला जो टॉपिक है दोस्तों है ग्रीन बॉन्ड से संबंधित। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं ग्रीन बॉन्ड्स क्या है। दोस्तों इसका संबंध जो है दोस्तों परिवहन क्षेत्र में से है और इसे जो प्राप्त निधि एवं परियोजनाओं का जो उपयोग किया जाता है दोस्तों वह सकारात्मक पर्यावरण एवं जलवायु लाभ में है। जो पहला ग्रीन बॉन्ड जो है दोस्तों 2007 में जारी किया गया था, जिसे यूरोपीय निवेश बैंक और विश्व बैंक AA रेटिंग निगम के साथ इसे जारी किया गया था। यदि हम भारत की बात करें दोस्तों तो भारत में जो पहला ग्रीन बॉन्ड है दोस्तों 2015 में यस बैंक लिमिटेड द्वारा लॉन्च किया गया था और भारत में इसे जो समाज सेवी है उसे इसे नियमित करती है। तो दोस्तों यदि हम ग्रीन बॉन्ड की बात करें तो दोस्तों जो ग्रीन बॉन्ड होते हैं और जो इसे प्राप्त निधि होती है उसे हम क्या करते हैं, सकारात्मक जो पर्यावरण या जलवायु से संबंधित परियोजनाओं पर खर्च करते हैं। यदि हम पहला ग्रीन बॉन्ड की बात करें दोस्तों तो उसे 2007 में जारी किया गया था। यदि भारत में पहला ग्रीन बॉन्ड की बात करें दोस्तों तो उसे 2015 में यस बैंक लिमिटेड द्वारा लॉन्च किया गया था और भारत में दोस्तों सेबी द्वारा इसे नियमित किया जाता है। तो दोस्तों ये है कुछ ग्रीन बॉन्ड से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट, आप इसे जरूर याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों अगले टॉपिक पे चलते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है दोस्तों है ग्लासगो ब्रेक थ्रू। इसका संबंध है दोस्तों परिवहन क्षेत्र में सुधार लाकर ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए। जो ग्लासगो ब्रेक थ्रू है दोस्तों इसका संबंध है दोस्तों परिवहन क्षेत्र में सुधार करना और ग्लोबल वार्मिंग से निपटना। ग्लासगो ब्रेक थ्रू का उद्देश्य अल्प कार्बन अर्थव्यवस्था की दिशा में देशों को प्रेरित करना है। तो दोस्तों जो COP26 हुई थी उसमें जो नीति आयोग द्वारा ई अमृत पहल लॉन्च किया गया है। जो COP26 है दोस्तों, जो COP26 के जो ग्लासगो ब्रेक थ्रू एजेंडा में भारत सहित 42 देशों ने इसका अनुमोदित किया है। जो ब्रेक थ्रू एजेंडा रिपोर्ट 2022 है दोस्तों उसे अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी और संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन द्वारा जारी की गई है। तो दोस्तों एक कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है जो ग्लासगो ब्रेक थ्रू से संबंधित है, आप इसे जरूर पढ़िएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है दोस्तों वो है फ्रंट रनिंग। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं कि फ्रंट रनिंग क्या है। तो फ्रंट रनिंग एक बाजार कदाचार है जहां एक डीलर या व्यापारी या फंड मैनेजर जो शेयर खरीद की आगामी बड़े आर्डर्स के बारे में जानता है अग्रिम तौर पर थोक में वही शेयर खरीद लेता है। तो दोस्तों जो डीलर होते हैं या व्यापारी होते हैं या जो मैनेजर होते हैं वो क्या करते हैं, वो पहले से ही जान लेते हैं कि इन शेयरों में ज़्यादा फ़ायदा होने वाले हैं, इसलिए वो क्या करता है पहले से सारे शेयर को थोक भाव में खरीद लेता है। इसे ही कहते हैं फ्रंट रनिंग। इस तरह के थोक भाव में खरीदे शेयर से कीमतें को बढ़ जाती हैं। तो दोस्तों इसे जो शेयर वो खरीद लेते हैं जिसके कारण जो उसकी शेयर जो है बढ़ जाती है। भारत में दोस्तों इस प्रकार की जो फ्रंट रनिंग है वो अवैध है और भारत का जो म्यूचुअल फंड है, जो म्यूचुअल फंड का जो उद्योग है वो इससे बहुत प्रभावित हुआ था, इसलिए चर्चा में आया है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है दोस्तों है 8 प्रमुख कोर उद्योग। जो भारत के जो प्रमुख 8 कोर उद्योग है दोस्तों उसमें शामिल है कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइंड उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली। यदि दोस्तों हम इसके बाहर की बात करें घटते क्रम में तो सबसे ज़्यादा बाहर है दोस्तों रिफाइनरी उत्पाद, उसके बाद बिजली, उसके बाद स्टील, उसके बाद कोयला, उसके बाद कच्चा तेल, उसके बाद प्राकृतिक तेल और सबसे कम भार है दोस्तों है उर्वरक में। तो सबसे अधिक भार है दोस्तों रिफाइनरी उत्पाद और सबसे कम भार है दोस्तों है उर्वरक। वर्तमान में दोस्तों औद्योगिक उत्पाद सूचकांक का जो आधार वर्ष है वो 2011-12 है। इसे केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा जारी किया जाता है
और ये मानसिक आधार पर रिपोर्ट जारी किया जाता है। तो दोस्तों ये थे प्रमुख आर्द्र कोर उद्योग के बारे में। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट है। यह है दोस्तों इंडियन इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज IIBX। तो दोस्तों जो इंडियन इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज के माध्यम से सोना के आयात करने वालों हेतु योग्य जौहरी बनने के लिए उन्हें कीमती धातुओं के रूप में वर्गीकृत वस्तुओं को सौदा के माध्यम से पिछले 3 वित्तीय वर्षों में न्यूनतम शुद्ध मूल्य 25 करोड़ रुपए और औसत वार्षिक कारोबार का लगभग 90% की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों जो इंडियन इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज है उसके माध्यम से किसी भी व्यक्ति को यदि योग्य जौहरी बनना है, अर्थात उन्हें विदेश से सोना आयात या निर्यात करना है, तो उन्हें क्या करना है, उन्हें इसमें पंजीकृत करना पड़ेगा। तो इसके लिए जो क्राइटेरिया है दोस्तों वो रखा गया है कि उसे जो है पिछले 3 वर्षों में न्यूनतम शुद्ध मूल्य 25 करोड़ रुपए की होना चाहिए। साथ ही साथ जो उसकी कुल जो औसत कारोबार है, मतलब जो भी वो कारोबार करता है उनमें से जो लाभ है वो 19% जो उनको लाभ हो रहा है उन्हें सोने चांदी जो बिक्री पे ही हो रहा है, और क्या बोलते हैं दूसरा व्यापार वो न कर रहा हो। जो योग्य जो ज्वेलर्स के अलावा इसे अनिवासी भारतीय संस्थान भी IFCA जो है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के साथ पंजीकरण के बाद एक्सचेंज में भाग ले सकते हैं। तो दोस्तों योग्य जौहरी ज्वेलर्स बनने के लिए अनिवासी भारतीय या कोई भी संस्थान जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के साथ पंजीकरण के बाद इस एक्सचेंज में भाग ले सकते हैं। जो IIBX है दोस्तों उसमें एक ट्रेडिंग सदस्य बनने के लिए एक योग्य जौहरी IFSC में एक शाखा या सहायक कंपनी स्थापित करना है और IFCA के लिए आवेदन कर सकता है। तो दोस्तों यदि आपको योग्य जौहरी बनना है तो आपको IFCA में एक शाखा खोलनी पड़ेगी और या फिर उसमें एक सहायक कंपनी स्थापित करना पड़ेगा, तभी आप IFCA में आवेदन कर सकते हैं। यदि दोस्तों IIBX का मुख्यालय की बात करें तो गिफ्ट सिटी गुजरात में है और ये भारत का प्रथम है, और इसकी जो घोषणा की गई थी दोस्तों बनाने की वो 2020 के बजट में की गई है। तो दोस्तों IIBX के बारे में ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, आप इसे जरूर याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। जो है दोस्तों D8 अर्थात दोस्तों जो 8 विकासशील देश है जिसे D8 के नाम में जाना जाता है, इसमें मिस्र, ईरान, मलेशिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान, तुर्की, बांग्लादेश और इंडोनेशिया शामिल है। यदि हम हाटी समुदाय की बात करें दोस्तों तो वो हिमाचल प्रदेश से संबंधित है, और जो अनुशीलन समिति है दोस्तों वो बंगाल में स्थानीय युवाओं के समूह के गठन हेतु से संबंधित है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, आप इसे जरूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब दोस्तों कुछ छोटे छोटे महत्वपूर्ण शब्दावली हैं, इन पर आप चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि दोस्तों मोनार्क तितली, तो यह दोस्तों जान लेते हैं मोनार्क तितली के बारे में। इसे IUCN में संकटग्रस्त के रूप में रखा गया है। जो मोनार्क तितलियाँ होती है केवल मिल्की वीट पौधों पर ही प्रजनन करती हैं। घन कृषि के लिए कीटनाशक का छिड़काव बढ़ता उपयोग जो मिल्की वीट पौधे को नुकसान पहुंचा रहा है। कुछ तितलियाँ जो होती है दोस्तों वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करके वायु प्रदूषण को कम करने में मदद करती है। यदि दोस्तों हम बात करें नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन की, तो यह है दोस्तों बैलास्टिक सागर जो कि रूस और जर्मनी के बीच में है। बडुई जनसंख्या समूह की बात करें तो दोस्तों ये इंडोनेशिया से संबंधित है। यदि शिमला समझौता बात करें दोस्तों तो 1972 में इंदिरा गांधी और भुट्टो के बीच हुआ था। जो डेरेचो शब्द है दोस्तों वो क्या है, अमेरिका में आया हुआ तूफान है। और जो करकप्लन जो स्थान है जो बहुत ही चर्चा में रहा है दोस्तों, ये है उज्बेकिस्तान में स्थित एक शहर है दोस्तों। जो स्नेक आइलैंड है ये भी चर्चा में रहा है, यह यूक्रेन का भाग है और काला सागर में स्थित है। और दोस्तों बात करें भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ बनाई जा रही है दोस्तों, तो है तेलंगाना 100 मेगावाट की। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण छोटे छोटे फैक्ट हैं,
आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ये थे जुलाई मंथ के महत्वपूर्ण टॉपिक्स। यदि ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।